हेलो एवरीवन, आप सभी को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। आप सभी का आज से जो नया दिन शुरू हो रहा है वो बहुत ही अच्छा जाए। ये साल आपको बहुत अच्छा जाए। ठीक है, तो इसी के साथ हम शुरुआत करते हैं अपने लेक्चर नंबर 4 की, जो कि आज का हमारा लेक्चर है आर्टिकल नंबर 4। आज हम पढ़ेंगे आर्टिकल नंबर 4। आर्टिकल नंबर 4 क्या है, इसके बारे में क्या क्या चीज़ें हमें पढ़ना है, वो सब हम देखेंगे। उसके साथ साथ जैसे हमने प्रीवियस में बताया था कि हम इसके साथ केस स्टडी के बारे में भी पढ़ेंगे। ठीक है, तो मेरे नमस्कार दोस्तों, मैं मनीषा आप सभी का स्वागत करती हूँ हमारे छोटे से परिवार स्टडी विद मनीषा 365 पे। होप यू ऑल आर डूइंग वेरी गुड। तो चलिए शुरू करते हैं आज का जो हमारा लेक्चर है, लेक्चर नंबर 4, जिसमें आज हम बात करने वाले हैं आर्टिकल नंबर 4 की। इससे पहले हमने प्रियम्बल पढ़ा था, जो कि एक अलग टॉपिक था हमारा। उसके बाद हमने पार्ट 1 में देखा आर्टिकल नंबर 1, 2, 3, और नाउ आज हम पढ़ने वाले हैं क्या, आर्टिकल नंबर 4। अब आज हम देखेंगे आर्टिकल नंबर 4 क्या है, इसके अंतर्गत कौन कौन सी चीज़ें होनी है, क्या चीज़ें होनी है। ठीक है, तो देखो जो आर्टिकल नंबर 4 है ना, इसके अंतर्गत हम पढ़ेंगे कि जो आर्टिकल नंबर 2 है और आर्टिकल नंबर 3 है, इसके अंतर्गत अमेंडमेंट होता है, बदलाव होता है, संशोधन होता है। ठीक है, तो जो आर्टिकल नंबर 4 है उसके अंतर्गत हम देखेंगे आर्टिकल नंबर 2 और 3 में बदलाव होगा, संशोधन होगा, यानी अमेंडमेंट होगा। अब किस तरह से अमेंडमेंट होगा, देखो ये वीडियो हम थोड़ी सी लंबी बनाएंगे, एटलीस्ट 15 मिनट की। अगर इस वीडियो में सिर्फ वो लोग जो जानना चाहते हैं कि आर्टिकल नंबर 4 सिर्फ और सिर्फ क्या है एक लाइन में, तो मैं उनको बता दूं, जो आर्टिकल नंबर 4 है उसमें आर्टिकल नंबर 2 और आर्टिकल नंबर 3 इन दोनों के अंतर्गत अमेंडमेंट होता है, जो कि सिंपल मेजॉरिटी के साथ होता है। 368 के अंतर्गत नहीं होता अमेंडमेंट। ठीक है, और उनको मैं ये बता दूं कि अब आपको पता चल गया होगा, यदि आपको सिर्फ एक लाइन जानना था। ठीक है, तो बस ये सिंपल सा है आर्टिकल नंबर 4। तो यदि आपको इस वीडियो को देखना है तो आप पूरा देख सकते हैं, यदि नहीं देखना चाहते तो प्लीज़ आप यहाँ से स्किप करके जा सकते हैं। क्यों? क्योंकि देखो ये वीडियो थोड़ी लंबी होगी, इसमें केस स्टडी के बारे में बात होगा और कई सारी बहुत ही अहम चीज़ों के बारे में हम बात करने वाले हैं। तो देखो जो आर्टिकल नंबर 2 है, आर्टिकल नंबर 3 है। आर्टिकल नंबर 2 के अंतर्गत क्या होता है, आर्टिकल नंबर 2 के अंतर्गत होता है जो भी हमारे इंडिया के जो बाहर के स्टेट है वो हमारे इंडिया के अंदर एसोसिएट करते हैं, इस्टेब्लिश होते हैं, नए जो स्टेट होते हैं वो आके मिलते हैं, तो हमारे देश के अंदर एक नए राज्य बनते हैं ना। ये आर्टिकल नंबर 2 में हम देखा था और इसमें हमने पूरी डिटेल में वीडियो बनाई हुई है, तो आप प्लीज़ प्रीवियस वीडियो जाके देख सकते हैं। ठीक है, और अगर हम बात करें आर्टिकल नंबर 3, आर्टिकल नंबर 3 के अंतर्गत हमने बातें क्या था कि जो स्टेट्स हमारे, यानी जो हमारे इंडिया है उसके अंतर्गत जितने भी हमारे स्टेट है उसके अंतर्गत हम जो उसका एरिया होता है उस एरिया को बढ़ा सकते हैं, घटा सकते हैं ना, उसके नाम में परिवर्तन कर सकते हैं। उसके साथ साथ एक स्टेट से दूसरे स्टेट को जो हम अलग भी कर सकते हैं, जैसा मैंने बताया अभी आपको, और साथ ही साथ एक स्टेट को दूसरे स्टेट के साथ मिलाने के बाद यानी मिक्सिंग करने के बाद तीसरा एक नया राज्य का निर्माण कर सकते हैं। ये हमने आर्टिकल नंबर 3 में देखा ना। आज हम देखेंगे आर्टिकल नंबर 4 के अंतर्गत, जैसा कि भी मैंने बताया कि आर्टिकल नंबर 4 के अंतर्गत आर्टिकल नंबर 2 और आर्टिकल नंबर 3 के अंतर्गत अमेंडमेंट होता है। ठीक है, यानी आर्टिकल नंबर 2 और 3 के अंदर क्या होता है, संशोधन होता है, बदलाव होता है सिंपल मेजॉरिटी के साथ। आर्टिकल 368 के अंदर नहीं होता। तो आप पूछेंगे, आप क्वेश्चन बनना चाहिए कि जो सिंपल मेजॉरिटी होती है वो क्या होती है, यानी साधारण बहुमत जो होती है वो क्या होती है। और अगर आर्टिकल नंबर 368 के अंतर्गत बदलाव नहीं होगा, संशोधन नहीं होगा, तो क्यों नहीं होगा, उसके पीछे कोई ना कोई रीज़न ज़रूर होगा, तो उसके बारे में भी हम डिस्कस करते हैं। देखिए सबसे पहला पॉइंट हमारे यहाँ पे बनता है क्या, सिंपल मेजॉरिटी। सिंपल मेजॉरिटी क्या होती है, सबसे पहले इसके बारे में हम देखते हैं। जो साधारण बहुमत हमारे पास है वो साधारण बहुमत क्या है। ठीक है, तो साधारण बहुमत को हम देखते हैं। मान के चलो एक आपकी छोटी सी क्लास है, उस क्लास में आपके 20 बच्चे हैं, 20 चिल्ड्रेंस है। ठीक है, 20 स्टूडेंट्स हैं, और वो आपस में किसी भी चीज़ को लेके मान के चलो उनका चयन हो रहा है, वोटिंग हो रही हो। ठीक है, तो उसमें जो 50% लोग होंगे, मान के चलो 20 का 50% अगर हम निकालें तो क्या होगा, 10 होगा। ठीक है, उसका आधा करें 10 होगा, और उस 50 से अधिक तो एक अधिक ले लेते हैं, मान के चलो 50 + 1 कर लेते हैं, तो कितना हो जाएगा यहाँ पे 10 लोग हुए है ना, 20 का 50% 10 हुआ, और एक और 11 लोग। अगर 11 लोगों की वोटिंग एक के साइड हुई है ना, तो जिसकी साइड ज़्यादा वोटिंग हुई वो क्या होगा, उसका चयन हो जाएगा है ना, उसका सिलेक्शन कर लिया जाएगा कि हाँ इसकी जो भी वोटिंग जिस भी चीज़ के लिए चुनाव किया गया तो वो चीज़ें पास हो जाएगी। ठीक है,
वैसे ही सिंपल मेजॉरिटी में होता है, जो भी लोग हाउसेस में होते हैं वो क्या करते हैं, सिंपल मेजॉरिटी के साथ वोटिंग करते हैं। यानी जो भी हाउस के अंतर्गत होते हैं, मान के चलो हाउस के अंतर्गत कुछ लोग हैं, मान के चलो 30 लोग हैं, एज एग्जाम्पल मैं बात कर रही हूँ। हाउस के अंतर्गत 30 लोग हैं और उसमें से 50% से अधिक लोगों ने बोल दिया यस ये चीज़ें होनी चाहिए, तो 30 का जो आधा करेंगे तो 15 होगा, है ना। यानी 30 का आधा 15 हुआ, 15 एक 16 ले लेते हैं, तो 16 50 से अधिक हो गया, तो 16 लोगों ने हाँ बोल दिया, तो वो क्या हो जाएगा, सिंपल मेजॉरिटी हो जाएगी। बिल्कुल सिंपल सा है सिंपल मेजॉरिटी का। एक बहुत ही सिंपल सा ट्रिक है, 50% प्लस 1, है ना। यानी जितने भी लोग हैं उसका 50% से अधिक, 50% से अधिक यानी 50 प्लस 1, 50% प्लस 1 कर सकते हैं हम, है ना। तो ये सिंपल मेजॉरिटी के अंतर्गत आती है, ठीक है। सिंपली ये पहली चीज हो गई, सिंपल मेजॉरिटी क्या होती है। अब यही सिंपल मेजॉरिटी लागू होती है कहाँ पे, आर्टिकल नंबर 2 और 3 के अंतर्गत जितने भी अमेंडमेंट होते हैं, जितने भी बदलाव होते हैं, जितने भी संशोधन होते हैं, वो सीधी बात है सिंपल मेजॉरिटी के साथ होती है, ठीक है। मान के चलो आपके किसी भी स्टेट का नाम चेंज करना है, ठीक है। मान के चलो आपके किसी भी स्टेट का नेम चेंज करना है, तो वहाँ पे क्या होगा, वहाँ पे सिंपल मेजॉरिटी होगा। जो हाउस होगा वहाँ हाउस में कुछ लोग होंगे, जो भी लीडर्स होंगे वहाँ बैठे होंगे, तो उनमें से जितने लोग बैठे होंगे उसका 50% से अधिक लोग अगर वोटिंग दे देते हैं हाँ ये चीज़ें होनी चाहिए, तो बिल्कुल उस स्टेट का जो है नेम चेंज हो जाएगा। आई होप इतना आपको समझ में आ गया होगा कि सिंपल मेजॉरिटी क्या होती है। नाउ अब हम देखेंगे कि आर्टिकल 368 के अंतर्गत क्या होता है, जो अमेंडमेंट होता है नहीं होता। अब देखेंगे आर्टिकल 368 के अंतर्गत क्या है। तो सबसे पहले अमेंडमेंट जो होता है वो बताओ तो 3 तरह से होता है। कौन कौन सा, जो सिंपल मेजॉरिटी के साथ, यानी कि जो साधारण बहुमत के साथ वोटिंग होती है, एक वो हो गई। दूसरी स्पेशल मेजॉरिटी जो होती है, जो एक विशेष तरह का बहुमत होता है वो। और जो तीसरा होता है हमारे पास यहाँ पे है रेडिफिकेशन ऑफ स्टेट, ठीक है। रेडिफिकेशन ऑफ स्टेट होता है, ये भी मतलब इसके अंतर्गत भी आती है स्पेशल मेजॉरिटी विद रेडिफिकेशन ऑफ स्टेट, ठीक है। इसका मतलब होता है विशेष बहुमत और आधे से अधिक राज्य, ठीक है। ये 2 तरह का, ये जो दोनों तरह के अभी मैंने बताया कि आपको अमेंडमेंट, ये दोनों अमेंडमेंट किस में होते हैं, आर्टिकल नंबर 368 के तहत होते हैं। और आर्टिकल नंबर 368 के तहत कितनी अमेंडमेंट होते हैं, 2 तरह से अमेंडमेंट होते हैं। कौन कौन से अमेंडमेंट होते हैं, एक विशेष बहुमत होता है पहला, और दूसरा जो अमेंडमेंट है विशेष बहुमत आधे से अधिक राज्य, ठीक है। ये दूसरा, पहला विशेष बहुमत ये अलग है, और दूसरा जो है विशेष बहुमत प्लस आधे से अधिक राज्य ये अलग है। तो ये 2 तरह से जो बदलाव होते हैं, जो अमेंडमेंट होते हैं, वो किसके अंतर्गत होते हैं, आर्टिकल नंबर 368 के अंतर्गत होते हैं। और सिंपल मेजॉरिटी अभी मैंने बताया कि आर्टिकल नंबर 2 और आर्टिकल नंबर 3 में अमेंडमेंट होगा, जो कि हमारे आर्टिकल नंबर 4 के अंतर्गत बातें की गई हैं। अब चलो देख लेते हैं जो विशेष बहुमत होता है वो क्या होता है। तो देखो जो विशेष बहुमत होता है वो, उसका मतलब होता है मेजॉरिटी ऑफ 2/3 मेंबर प्रेजेंटेड, मतलब किसी भी हाउस में जो लोग उपस्थित होंगे, जितने लोग होंगे, मान के चलो किसी भी हाउस के अंतर्गत 100 लोग प्रेजेंट हैं, ठीक है। 100 लोग बैठे हुए हैं उस हाउस में, और उसका 2/3 अगर हम निकालें, 100 का अगर हम 2/3 निकालेंगे तो कितना होगा, 66 होगा, ठीक है। 66 होगा। मान के चलो अगर 100 लोग हैं एक हाउस में, उसका 2/3 अगर हम निकालते हैं तो उसका 2/3 कितना होगा, 66 होगा। और वो उतने जो 66 लोग होंगे, जो वोटिंग ऑफ आर 50% ऑफ, है ना, 50% जो लोग होंगे ऑफ द टोटल स्टैंडर्ड ऑफ द हाउस। तो जो भी उसका 50% से अधिक लोग अगर वोट देते हैं, है ना, तो वो क्या हो जाएगा, वो बिल पास हो जाएगा। अब 50% से अधिक मान के चलो कि हमारे पास 120 पूरा जो भी हाउस उसमें पूरे के पूरे जो लोग हैं कितने हैं, 120 लोग हैं, ठीक है। 120 लोग हैं, और उसमें से जो वोटिंग दे रहे हैं वो लोग हैं 66, 2/3 भी है ना, 66 लोग दे रहे हैं। तो उसमें 2 तरह से हम बात देख रहे हैं, 2/3 होना चाहिए। तो मान के चलो 2/3 अगर मान के चलते हैं हम, एक ये
होना चाहिए, दूसरा होना चाहिए 50% से अधिक होना चाहिए। ठीक है, ये दोनों चीज़ें होनी चाहिए। तो 120 का जो होता है अगर हम आधा करें तो कितना होगा, है ना। 120 का अगर हम बात करें तो कितना होगा, 60 होगा। और 60 से अधिक जो है 66 है हमारे पास। ठीक है, जो 66 यहाँ पे हो रहा है, ठीक है, 100 लोग हैं टोटल, जो मेंबर हैं वो 100 लोग हैं, और उसका 2/3 हो रहा है हमारे पास 66। और 50% अगर हम देखते हैं इन 100 लोगों का क्या कहते हैं, 120 लोग मान के चलो इनका देख रहे हैं, तो हमारे पास कितना हो जाता है, 60 लोग हो जाते हैं। ठीक है, अगर हम देखें यहाँ पे 50% भी कंप्लीट हुआ हमारा, 2/3 भी कंप्लीट हुआ। ठीक है, जो वोट दे रहे हैं लोग यहाँ पे, यानी दोनों के दोनों कंडीशन अगर फुलफिल हो रहे हैं तो ये क्या हो जाएगा, बिल पास हो जाएगा। लेकिन अगर यहाँ पे मान के चलो हम एक और उदाहरण लेते हैं, 200 का, 200 का लेते हैं, और यहाँ पे अगर बात की जाए 2/3 होना चाहिए और दूसरा 50% भी होनी चाहिए। ठीक है, तो अगर यहाँ पे मान के चलो पूरे लोग वोटिंग दे रहे हैं 66 लोग, ठीक है, वोटिंग कितने दे रहे हैं, 66 लोग दे रहे हैं, और इसका आधा कितना होगा, 50% कितना होगा, 50% अगर मान के चलो 200 का हो रहा है तो 100 हो रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, ये जो बिल होगा कैंसिल हो जाएगा। सबसे पहले अगर मान के चलो 200 लोग हैं तो उसका 2/3 भी होना चाहिए, और साथ ही साथ 50% से ज़्यादा लोगों की वोटिंग होनी चाहिए, जितने लोग उस हाउस में हैं। ठीक है, ये दो तरह से कंडीशन इसमें स्पेशल मेजॉरिटी में बनती है, जो कि काफ़ी ज़्यादा थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड है। लेकिन अगर इस ये जो आपकी विशेष बहुमत होती है, इसको आप 1 से 2 बार देख लेंगे तो ये आप अच्छे से समझ लेंगे कि जो विशेष बहुमत होता है वो क्या होता है। ठीक है, अब ना हम देखते हैं अगला, विशेष बहुमत आधे से अधिक राज्य। ठीक है, तो विशेष जो बहुमत होता है, अभी हमने बताया 2/3 होनी चाहिए वोटिंग, और उसके साथ साथ 50% जितने भी लोग होंगे हाउस में, वो क्या होंगे, 50% से ज़्यादा लोगों की वोटिंग होनी चाहिए, तो वो क्राइटेरिया कंप्लीट हो जाता है और वहाँ पे वो बिल पास हो जाएगा। लेकिन उससे कम होगा तो वो बिल पास नहीं होगी। मान के चलो 50% वाला कंप्लीट किए, 2/3 वाला हुआ ही नहीं, या फिर 2/3 वाला हुआ लेकिन 50% वाला हुआ नहीं, तो वो जो बिल हो जाएगी वो तुरंत की तुरंत कैंसिल कर दी जाएगी। ठीक है, ये क्राइटेरिया होता है कि हमारा विशेष बहुमत। ठीक है, ये वाला आपने देख लिया। अब ना हम अगला देखते हैं, तीसरा नंबर जो है विशेष बहुमत आधे से अधिक राज्य, यानी स्पेशल जो हमारा स्पेशल मेजोरिटी विद रेडिफिकेशन ऑफ स्टेट। ठीक है, ये अगर हम देखते हैं विशेष बहुमत, अभी आपने देखा। अब आधे से अधिक राज्य, क्या आधे से अधिक राज्य का मतलब क्या हुआ, रेडिफिकेशन ऑफ द स्टेट का मतलब क्या हुआ। देखो, मान के चलो हमारा जो इंडिया है, मान के चलो वहाँ पे 28 राज्य है। ठीक है, इसका आधा, आधा कितना हुआ, 28 का आधा करेंगे तो 14 होगा। अब 14 से अधिक, 14 से अधिक कितना, मान के चलो 14 15 लोग हैं। यहाँ पे देख रहे हो ये सिंपल मेजोरिटी को फॉलो कर रहा है, तो एक ये होनी चाहिए, यानी स्पेशल तो है, स्पेशल मेजोरिटी के साथ साथ यहाँ पे जो आधे से अधिक राज्य हो रहे हैं, ये कहीं ना कहीं ये सिंपल मेजोरिटी को फॉलो कर रहा है। ठीक है, तो ये जो आधे से अधिक राज्य हैं, 28 राज्य हैं, यहाँ पे 14 राज्य हैं, और उन्होंने बोल दिया 14 से अधिक, एक मान के चलो 15 ले लिया, और उसने बोल दिया कि हाँ ये चीज़ें हो सकती हैं, तो क्या हो जाएगा, वो चीज़ें पास हो जाएंगी। ठीक है, तो यहाँ पे जो भी चीज़ें बात होंगी वो स्टेट से कंसल्ट करेंगे, है ना, कंसल्ट करेंगे अगर स्टेट से क्या ये चीज़ें होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए। अगर आधे से ज़्यादा लोग बोल देते हैं ये होनी चाहिए, और उसके साथ साथ जो स्पेशल मेजॉरिटी है उसको भी फुलफिल करती है, तो ये चीज़ें पास हो जाएंगी। अब ये चीज़ें होंगी कब, अब देखो जैसे मान के चलो जो भी स्टेट के अंतर्गत चेंजेस होते हैं, जो भी बदलाव होते हैं, उन सब चीज़ों के लिए ये वाली जो मेजॉरिटी है इसका यूज़ किया जाएगा, विशेष बहुमत और आधे से अधिक राज्य जो है, यानी कि आपका जो सिंपल मेजॉरिटी विद रेडिफिकेशन ऑफ स्टेट, इसका यूज़ होगा। ये 3 तरह से अमेंडमेंट होते हैं। ठीक है, सिंपल मेजॉरिटी ये बहुत इंपॉर्टेंट है, दूसरा स्पेशल मेजॉरिटी, तीसरा है स्पेशल मेजॉरिटी विद क्या है, सॉरी रेडिफिकेशन ऑफ द स्टेट, तीसरा ये हो गया। ठीक है ना, नेक्स्ट अगर हम बात करें एक केस की, तो यहाँ एक बीच में केस आया था, वो केस का नाम है हमारे पास बेरूबरी केस। देखो बेरूबरी जो केस है बोला जाता है 1960 का एक केस बोला जाता है। ठीक है, जो बेरी बरू का केस है, तो ये बेरूबरी केस जो है वो क्या है। ठीक है, इसके बारे में हम देखेंगे। ये जो
बेरूबरी केस है, ये क्या है? तो यहाँ पे देखो 1947 में जब 1947 में हमारे देश का बंटवारा हो रहा था, यानी इंडिया और पाकिस्तान का जब बंटवारा हो रहा था, तो उस टाइम पे क्या कहते हैं, उस टाइम पे एक चेंजेस हुए थे। बंटवारा जब हुआ था तो उस टाइम पे एक चेंज हुआ था, क्या हुआ था उसको हम देख लेते हैं थोड़ा सा। ठीक है, ये कहीं ना कहीं बेरूबरी से ही रिलेट कर रहा है, तो इसलिए हम इसकी थोड़ा सा बातें करते हैं। 1947 में जब इंडिया और पाकिस्तान का डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा था, उस टाइम पे जो सर रेडक्लिफ थे, ठीक है, सर रेडक्लिफ ने क्या किया था, थाने से लेके थाने तक। अब थाने से लेके थाने तक का मतलब क्या हुआ, जो हमारा आज का प्रेजेंट टाइम का हमारा जो इंडिया है, ठीक है, मान के चलो जो हमारा भारत है, ये जो हमारा इंडिया है, ये हम यहाँ पे एक एग्जांपल ले लेते हैं। ठीक है, ये जो हमारा इंडिया है इस साइड, ये इंडिया है और इसके इस साइड क्या है, वेस्ट पाकिस्तान है ना, और इधर क्या है, ईस्ट पाकिस्तान। जो आज का ईस्ट पाकिस्तान है वो आज का बांग्लादेश है। ठीक है, आज का क्या है, बांग्लादेश। दो तरह से पाकिस्तान का विभाजन हुआ था, एक ईस्ट और एक वेस्ट, है ना, एक ईस्ट और दूसरा वेस्ट, दो तरह से हुआ था। ये जो ईस्ट वाला है भाग, ये आज का प्रेजेंट टाइम का क्या है, ये प्रेजेंट टाइम का बांग्लादेश है, और ये वेस्ट पाकिस्तान। ठीक है, और जो उस टाइम पे जो थे सर रेडक्लिफ ने, वो किस तरह से बंटवारा किए थे, थाने से लेके थाने। थाने से लेके थाने का मतलब होता है क्या, थाने से लेके थाने का मतलब है पुलिस स्टेशन, यानी जो बांग्लादेश है, यानी जो ईस्ट पाकिस्तान का जो थाना है, उस थाने से लेके जो वेस्ट क्या कहते हैं, वेस्ट जो पाकिस्तान है, उस थाने तक इस तरह से एक उन्होंने लाइन खींची थी। ठीक है, उस लाइन खींचने का मतलब है कि उस लाइन, उस थाने से लेके थाने तक, तो जो एक लाइन थी, उस लाइन को उन्होंने क्या बोला, रेडक्लिफ, और उस लाइन को रेडक्लिफ भी बोला जाता है। एक पहला जो जीके का क्वेश्चन यहाँ बन जाता है। ठीक है, रेडक्लिफ जो लाइन होती है, एक यहाँ पे हो गया। ठीक है, इस लाइन को किसने खींचा था, भाई रेडक्लिफ ने। ठीक है, किस लिए खींचा था, यहाँ पे ये डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा था उस टाइम 1947 में, और डिस्ट्रीब्यूशन होता है इंडिया और पाकिस्तान का। ठीक है, तो किसने खींचा था भाई, सर रेडक्लिफ ने। कहाँ से कहाँ तक, ईस्ट पाकिस्तान से वेस्ट पाकिस्तान तक, कहाँ से कहाँ तक, थाने से लेके थाने तक, रेड क्लिफ लाइन, इसे रेड क्लिफ लाइन के नाम से जाना जाता है प्रेजेंट में। ठीक है, और जो वेस्ट बंगाल है ना, ठीक है, यहाँ पे जो वेस्ट बंगाल है, यहाँ पे एक जगह है, जगह का नाम है जलपाईगुड़ी। ठीक है, ये कहानी थोड़ी सी घूम फिर के आती है हमारे यहाँ पे बेरूबरी केस पे। अब होता क्या है, जो हमारी वेस्ट बंगाल है, वहाँ वेस्ट बंगाल में एक जगह है जलपाईगुड़ी जो है, उस जलपाईगुड़ी में एक जगह है जिसे हम बेरूबरी के नाम से जानते हैं। एक स्थान है जिसका नाम क्या है, बेरूबरी। ठीक है, अब वही बेरूबरी क्या कहते हैं, एक स्थान का नाम है। हालांकि ये जो बेरूबरी जो जगह है वो हमारे इंडिया के अंतर्गत आया था, किसके, जो बंटवारा हुआ था, तो ये जो बेरूबरी जो हिस्सा है, जो प्रेजेंट टाइम में बांग्लादेश का जो हिस्सा है यहाँ पे, है ना, पाकिस्तान का जो ईस्ट बांग्लादेश और ये वेस्ट बांग्लादेश, जब ये लाइन खींची गई थी, तो यहाँ पे जो एक हिस्सा आया था, यहाँ पे बीच में बेरूबरी एक स्थान पर राज्य की जलपाईगुड़ी में स्थित है। वहाँ पर क्या हुआ था कि ये स्थान जब था, तो वहाँ पे ये हुआ था कि भाई ये जो स्थान है ये इंडिया के अंतर्गत आएगी, ये जो जगह है ये कहाँ आएगी, इंडिया के अंतर्गत आएगी। लेकिन उस टाइम पे क्या था कि हमारी जो इंडिया है ना, उसके पास कोई भी एविडेंस नहीं था उस चीज़ का कि ये हमारी है। ठीक है, और उस टाइम पे ये जो स्थान थे, जो बांग्लादेश अभी प्रेजेंट, अगर उस टाइम की अगर हम बात करें, तो उस टाइम पे इसी बांग्लादेश को ईस्ट पाकिस्तान के नाम से जाना जाता था, और एक वेस्ट पाकिस्तान है, ठीक है, जो आज का पाकिस्तान है, और ये ईस्ट पाकिस्तान जो कि आज का बांग्लादेश है। यहाँ दोनों जो मेजॉरिटी है, मेजॉरिटी ऑफ पीपल की अगर हम बात करें, तो यहाँ पे मुस्लिमों की संख्या ज़्यादा थी, और जब मुस्लिमों की संख्या ज़्यादा थी, तो क्या है, हमारे इंडिया के पास तो भाई एविडेंस कुछ था नहीं ना, साक्ष्य था नहीं, तो क्या हुआ, उस टाइम पे नेहरू, और जो नेहरू हैं वो हमारे इंडिया के क्या थे, पीएम थे, और बांग्लादेश जो कि तब का क्या था,
हम बात करें ईस्ट पाकिस्तान जो है वो क्या थे, वहाँ के पीएम थे, कौन थे, नून साहब, जो नून सर थे वो क्या थे, और पीएम थे। तो नेहरू और नून के बीच में एक समझौता हुआ जिसको आज हम जानते हैं नेहरू नून एग्रीमेंट, ठीक है। एक समझौता हुआ, उस समझौते का हमने नाम दिया क्या, उस समझौते का एक नाम पड़ा जिससे हम कहते हैं आज नेहरू नून एग्रीमेंट, ठीक है। नेहरू नून जो एग्रीमेंट हुआ था वो किस लिए हुआ था वो थोड़ा सा देख लेते हैं। जो बंटवारा जब हुआ था, ये जो बेरूबरी ये जगह है, ठीक है, इसको ये हुआ था कि हमारा इंडिया का ये जगह था, है ना, इंडिया के अंतर्गत आता था। लेकिन यहाँ पे इन लोगों ने बात की भाई जो मेजॉरिटी ऑफ पीपल है उनकी होगी, है ना, जिनका है, ठीक है, जो लोगों का देखेंगे कि जो जिनकी संख्या ज़्यादा है, तो यहाँ पे जो बेरूबरी में जो लोग थे वो मुस्लिमों की संख्या जब ज़्यादा थी, तो ये हुआ कि भाई ये जब इनका है तो ये इनको आप दे दिया जाए, ठीक है, भले ही इंडिया का था। लेकिन यहाँ पे एक दिक्कत आ गई थी, दिक्कत ये आ गई थी कि हमारे इंडिया में हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसके अंतर्गत कोई ऐसा प्रोविज़न था नहीं कि हमारे इंडिया का जो स्टेट है बाहर दे दिया जाए, किसी अन्य देश को सौंप दिया जाए, ऐसा कोई नियम नहीं था, है ना। क्योंकि देखो आर्टिकल नंबर 2 में जो बात की गई वो बाहर के स्टेट को अंदर अपने इंडिया में ला सकते हैं एंड एस्टैब्लिश कर सकते हैं। और जो तीसरा है वो तीसरा बात करता है कि अपने इंडिया के अंदर जो स्टेट है उसको घटा सकते हैं, बढ़ा सकते हैं, एक दूसरे को अलग कर सकते हैं अंदर ही अंदर, और साथ ही साथ एक दूसरे को मिला के हम क्या कर सकते हैं, नया स्टेट बना सकते हैं। लेकिन अपनी जो स्टेट है उसको हम बाहर दे नहीं सकते। तो इसलिए यहाँ पे बात की गई, नेहरू और नून ने बातें की कि भाई एक एग्रीमेंट होगा जहाँ की मेजॉरिटी ज़्यादा है वो इसका हो जाएगा, ठीक है। तो नेहरू और नून एग्रीमेंट उस टाइम पे हुआ, ठीक है। तो यहाँ पे आर्टिकल नंबर 2, यहाँ पे 2 और 3 जो है यहाँ पे थोड़ा सा देखते हैं हम क्या है। 2 और 3 आपने देखा, अब हम देखते हैं थोड़ा सा यहाँ एग्रीमेंट। अच्छा हमने देख लिया पहला। तो ये जब चीज़ें हुई तो उस टाइम पे जो राजेंद्र प्रसाद है, ठीक है, राजेंद्र जो प्रसाद है उस टाइम पे क्या थे, प्रेसिडेंट थे। और प्रेसिडेंट के पास एक अधिकार होता है, वो अधिकार क्या होता है, आर्टिकल 143 के तहत, यानी आर्टिकल नंबर 143 के तहत वो जो प्रेसिडेंट होते हैं वो प्रेसिडेंट वो एससी का मतलब होता है सुप्रीम कोर्ट से जाके कह सकते हैं जो भी उनके पास जो चीज़ें हैं, ठीक है। तो वो उनसे जाके कह सकते हैं कि भाई हमको ये चीज़ें परिवर्तित करनी है, फिर अपना स्टेट निकाल के यहाँ पे देना है, तो हम ये किस तरह से करेंगे, क्या क्या चीज़ें करेंगे, और ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशन के तहत किस तरह से हो सकता है। तो इसके लिए उन्होंने इस चीज़ को लेके गए एससी में, जो कि हमारा आज का सुप्रीम कोर्ट है, ठीक है। अब सुप्रीम कोर्ट के अंतर्गत जब वो लेंगे तो सुप्रीम कोर्ट डायरेक्ट मना कर देता है पहले कि जो आर्टिकल 2 है उसके तहत तो हो नहीं सकता, आर्टिकल 3 है उसके तहत भी नहीं हो सकता है, ठीक है। तो किस तरह से होगा, अब सिंपल मेजॉरिटी में तो होगा नहीं, है ना। तो फिर कैसे कर सकते हैं हम, तो उन्होंने बोला, एससी ने बोला, जो सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि जो हमारा आर्टिकल नंबर, यहाँ पे हम बात करते थोड़ा सा इधर देखिएगा, है ना, उन्होंने बोला कि ये जो चीज़ें होंगी यहाँ पे, ये जो चीज़ें हो रही हैं, है ना, ये बदलाव जो चेंजेस हो रहे हैं 2 और 3 के अंतर्गत तो नहीं होगा, ठीक है। ये तो आपको समझ में आ गया। पहले तो हम देख लेते हैं नेहरू और नून एग्रीमेंट क्या था, पहली चीज़, ठीक है। अब है ना, इसको समझ लिया। फिर ये जो प्रेसिडेंट थे हमारे राजेंद्र प्रसाद जी, ये गए एससी में कौन से आर्टिकल के तहत, क्योंकि इनके पास राइट था 143 का आर्टिकल जो कि प्रेसिडेंट के पास होता है, तो इनके पास अधिकार था, वो गए। और तब पहले तो एससी ने बोला कि भाई तो ये जो प्रियम्बल है ये प्रियम्बल कॉन्स्टिट्यूशन का हिस्सा नहीं है, पहली चीज़ उसने ये बोला। फिर दूसरा उन्होंने बोला कि आर्टिकल नंबर 2 और 3 के तहत तो हो नहीं सकता, तो क्या होना होगा, एक अमेंडमेंट करना होगा, एक संशोधन करना होगा। वो संशोधन हुआ 1960 में, नवा संशोधन हुआ जो कि अनुसूची 1 में हुआ। अनुसूची 1 में चेंज हुआ, और उस चेंज में क्या हुआ कि ये जो हमारे इंडिया, ये अभी जो बताया ना मैंने कि ये जो जगह है ना, तो इस जगह को दे दिया जाए, ठीक है। ये जो बेरूबरी जो स्थान है, ये जो प्लेस है, उनको दे दिया जाए, क्योंकि ये इंडिया का था। हालांकि उस टाइम पे जो बेरूबरी के लोग थे वो खुश नहीं थे, क्योंकि ये जो हिस्सा था वो इंडिया का था, है ना, भले वो
लोग क्या कहते हैं किसी भी मेजॉरिटी क्यों, लेकिन वो खुश नहीं थे और इवन वहाँ की सरकार भी खुश नहीं थी। लेकिन ये ज़रूरी था उस टाइम पे, ठीक है, क्योंकि वहाँ की जो मेजॉरिटी है वो अ, मुस्लिम है, हिंदू है, उसके अकॉर्डिंग हुआ। तो भाई जो मुस्लिम थी वहाँ की मेजॉरिटी, और नेहरू और नून ने समझौता किया था, एक एग्रीमेंट भी बनाया था, तो इसको उन्होंने वापस उनको सौंप दिया। अगर बोला जाए कौन से संशोधन के तहत, तो 1960 में एक संशोधन हुआ था, 9वां संशोधन हुआ था, जो कि कॉन्स्टिट्यूशन में हमने बताया अनुसूची 1 में हुआ था चेंजेस, बदलाव, और उसके तहत इसको उन्हें दे दिया गया, सौंप दिया गया, ठीक है। और अगर मैं बात करूँ 2015 में ही 15 में भी एक संशोधन हुआ था। वो संशोधन क्या था कि जो इंडिया और बांग्लादेश है ना, जो इंडिया और बांग्लादेश है, तो इंडिया ने कुछ अपने जो विदेशी अंतः क्षेत्र है ना, जो ब्रिटिश अंतः क्षेत्र है, जो अपने अंदर का जो स्टेट है, उसको कुल क्या कहते हैं 115 स्टेट, कुल 115 जो विदेशी क्षेत्र, सॉरी है ना, जो 115 विदेशी क्षेत्र थे, वो किसको दे दिया, बांग्लादेश को दे दिया। 2015 में एक अमेंडमेंट हुआ, संशोधन हुआ, उसके तहत इंडिया ने बांग्लादेश को 115 विदेशी अंतः क्षेत्र दे दिए, और बांग्लादेश ने भी इंडिया को 51 क्षेत्र दे दिए, ठीक है। ये 2015 में संशोधन हुआ। और 1960 का संशोधन मैंने बताया, जो नौवीं हमारा 9वां संशोधन हुआ था हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में अनुसूची 1 में, उसके अंतर्गत ये क्या किया गया, बेरुबरी का जो केस है, जो बेरुबरी एक जगह, एक प्लेस, एक स्थान है, उसको उन्हें वापस से सौंप दिया गया, जबकि ये हमारे इंडिया का था। लेकिन इसमें नेहरू और नून ने एक एग्रीमेंट बनाया कि भाई क्या क्या जहाँ की मेजॉरिटी ज़्यादा होगी उसको दे दिया जाएगा। तो हालांकि इन्होंने रेड क्लिफ भी, मैंने बात किया रेड क्लिफ ने बंटवारा जब किया था, तो थाने से लेके थाने, अगर क्वेश्चन आ जाता है कि जो रेड क्लिफ थे, है ना, जो रेड क्लिफ थे, सर रेड क्लिफ ने किस चीज़ से मेज़र किया, तो थाने से लेके थाने तक का जो मेज़र था वो था, ठीक है। चलो, आई होप आपको ये केस समझ में आएगा, जो कि केस है आज का बेरुबरी। ये केस मैंने इसलिए बताया क्योंकि ये कहीं ना कहीं कोरिलेशन करता है यहाँ पे आर्टिकल नंबर 4 से, कहीं ना तो कहीं ये चीज़ें हो रही थी, इसलिए यहाँ पे बताने का सिर्फ ये उद्देश्य था, ठीक है। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। यदि वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज़ डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस वीडियो। अगर इस वीडियो में कोई गलती रह गई हो या कोई चीज़ें छूट गई हो तो प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स, और इसके साथ साथ इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।